जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। जुडिशरी में न्यायपालिका में सुधार का मुद्दा अक्सर उठता रहता है, जिसमें कॉलेजियम व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं, एनजेएसी लाने की बात भी होती है और जजों की उनकी जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात भी होती है। और इसे लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी कई बार बयान दे चुके हैं। जुडिशियल आउटरीच यानी कि जो उनके दायरे में नहीं है उस पर भी बोलना या उस पर फैसला देना, इसको भी लेकर कई बार चर्चा हुई है। जब कानून मंत्री रहे थे किरण रिजिजू, उन्होंने भी इस पर बात की थी। लेकिन इन जुडिशियल रिफॉर्म पर चर्चा होते होते अब बात महाअभियोग और उसकी लंबी प्रक्रिया पर भी आ गई है। महाअभियोग की तैयारी हो रही है। जस्टिस यशवंत वर्मा जो कि कैश कांड में फंसे थे, उनके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है और इसके लिए सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। अब इसके साथ ही महाअभियोग की प्रक्रिया पर भी बात हो रही है और वो प्रक्रिया कितना लंबा समय लेती है और इसके कारण किस तरह की दिक्कतें आती हैं और कैसे इस प्रक्रिया का फायदा भी, इस लंबे समय का फायदा भी उठाने की कोशिश होती है, इस सब पर अब मुद्दा बना है और इस सब पर बात हो रही है। लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला एक ऐसा मामला है जिसके सामने आने के बाद, जिस कैश कांड के सामने आने के बाद जुडिशरी में अकाउंटेबिलिटी की जोर शोर से बात होने लगी थी और खुद न्यायपालिका जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो बैकफुट पर था। और यहां तक कि जो पहले नहीं हुआ कभी कैश कांड के वीडियो, जो जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में कैश पाया गया था, उसके वीडियो जारी किए गए। इस मामले के बाद पूरी तरह से ये दिखाने की कोशिश की गई कि इस मामले में निष्पक्ष तरीके से पारदर्शिता के साथ जांच हो रही है और कोई भी तथ्य छुपाया नहीं जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा अगर उसने गलत काम किया है। लेकिन इस मामले से बहुत से सवाल उठे थे, जिसमें एफआईआर ना होने की बात थी, जांच ना होने की बात थी और इस पर जुडिशरी में बदलाव करने की बात भी उठी थी। देखिए, जस्टिस यशवंत वर्मा का जो मामला है, 14 मार्च को होली के दिन उनके घर में स्टोर रूम में आग लग जाती है, जिसके बाद पुलिस पहुंचती है अग्निशमन के लिए। वहां पर लोग पहुंचते हैं आग बुझाने के लिए, तो उन्हें कैश का ढेर मिलता है, जला हुआ कैश का ढेर। अब वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, जस्टिस यशवंत वर्मा, और उनके पास इतना ज्यादा कैश कहां से आया और इसको लेकर सवाल उठे। पहले तो इस मामले को, क्योंकि सीधे एफआईआर तो हो नहीं सकती थी, मामला जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास गया, यानी कि सीजेआई को बताया गया और सीजेआई इस पर कोई फैसला लेते। लेकिन इस बीच में फोटोज आ गए बाहर कि जज के घर से इतना जला हुआ कैश मिला है। अब उसमें पुलिस को फोन जाने लगा। अब पुलिस के यहाँ पर हाथ बंध गए, एफआईआर नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज के खिलाफ पुलिस एफआईआर नहीं कर सकती है। पहले उसकी जांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट सीजेआई जो है उसको लेकर फैसला करेंगे। तब सीजेआई संजीव खन्ना थे। अब जब एफआईआर नहीं हो सकती तो नोटों की जब्ती भी नहीं हो सकती, तो नोट जब्त नहीं किए गए, सिर्फ वीडियो बना, जिसके कारण सबूत का संकट हुआ। अब सीजेआई को कहा गया, सीजेआई ने जब मामला जो है इतना आगे बढ़ गया तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इसका वीडियो जारी किया गया कैश कांड का, जो वहां पर नोट जले हुए पाए गए थे। और फिर जल्दी जल्दी इसे लेकर 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई जो इसकी जांच करेगी, क्योंकि पुलिस एफआईआर नहीं कर सकती। तो कमेटी तय करेगी कि जो उनके घर में वाकई कैश था कि नहीं और आगे जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इसमें 3 जज रखे गए और 3 जज ये थे, हरियाणा हाईकोर्ट के जज थे और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के, हिमाचल प्रदेश के और कर्नाटक के जजों की समिति बनी, जिसने पुलिस के बयान लिए, जिसने जज के बयान लिए। जो जस्टिस यशवंत वर्मा है वो तो उन्होंने तो साफ कह दिया कि उनके घर में कोई नोट नहीं मिले। अब जब्ती भी नहीं हो पाई थी तो वो तो साफ तौर पर उन्होंने कह दिया। पुलिस का कहना था कि वहां पर थे और भी लोगों से पूछताछ की गई, जिसमें अब समिति ने पाया कि हाँ, उनके ऊपर आगे केस चलना चाहिए। लेकिन देखिए इस बीच में क्या किया गया जस्टिस, अब आप इसको देखिए कि अगर किसी नेता पर, किसी भी व्यक्ति पर अगर केस होता है, ऐसा भ्रष्टाचार का मामला दर्ज होता है, तो उसकी तो नौकरी चली जाती है, नेता को पार्टी निकाल देती है और सरकारी अधिकारी हो तो उसका सस्पेंशन हो जाता है। लेकिन यहाँ ट्रांसफर हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट में और वहां भी जज ही बनाया जा रहा था। लेकिन वहां की बार काउंसिल ने विरोध कर दिया, विरोध प्रदर्शन हुए कि भाई ये इनके ऊपर इतना बड़ा आरोप है और ये फैसला देंगे तो पूरी तो जुडिशरी पर सवाल खड़ा हो जाएगा।
तब उनको उनका ट्रांसफर तो रद्द नहीं किया, लेकिन इतना किया गया कि वो प्रशासनिक कार्य करेंगे, वो कोई केस की सुनवाई नहीं करेंगे, कोई फैसला नहीं देंगे। तो ये इतना सा बदलाव किया गया, लेकिन ट्रांसफर हो गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट में काम कर रहे हैं। और फिर समिति बनी, समिति के सामने वो मुकर गए। समिति ने हालांकि कहा कि इन्होंने ये इस मामले में प्रथम दृष्टया तो दोषी हैं और आगे मामला चलना चाहिए। अब इसके बाद सीजेआई संजीव खन्ना ने उनको विकल्प दिया। उन्होंने कहा कि भाई या तो आप रिटायर हो जाइए खुद, यानी कि अपना इस्तीफा दे दीजिए, या फिर आपके ऊपर महाभियोग चलाया जाएगा। अब जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, आप महाभियोग चलाएं, आपको जो करना है करें, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अब उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार क्यों किया? क्योंकि उनको पता है महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत लंबा समय लग सकता है, और ऐसे में उनके पास अपना 6 महीना 1 साल का कार्यकाल पूरा करने का समय होगा। वो तब जज रहेंगे, हाईकोर्ट के जज कहलाएंगे, और उनके खिलाफ महाभियोग की भले तैयारियां होती रहे, लेकिन काम उनका चलता रहेगा, उनके पास तनख्वाह भी आती रहेगी। इसीलिए उन्होंने महाभियोग के लिए उन्होंने एक तरह से खुद को तैयार कर लिया, जबकि किसी भी जज के लिए अच्छी बात नहीं होती है। और अभी तक सिर्फ 2 जजों पर ही ये कोशिश की गई है, लेकिन 2 जजों पर ही महाभियोग पूरा हो पाया है। बहुत जटिल प्रक्रिया है, और ये जस्टिस यशवंत वर्मा ने, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। आप देखिए महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, क्यों ये इतनी जटिल है, और क्यों इसको थोड़ा सरल बनाने की बात भी होती है जिसमें कम समय लगे और जिसमें किसी जज को उसके पद से हटाना इतना मुश्किल ना हो। क्योंकि अगर जज भी एक व्यक्ति है, अगर वो कोई गलत काम करता है तो जुडिशरी में ऐसा क्यों हो कि उसको इतने लंबे समय तक उसको हटाना ही मुश्किल हो जाए। उससे कोई इस्तीफा नहीं ले सकता, जांच करने के लिए एफआईआर नहीं हो सकती, और अंदर ही जुडिशियल फ्रेटर्निटी ही सारी जांच करेगी, जिसके पास न मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को जांच करने की जिनके पास उस तरह की स्किल्स हैं, और ना ही उस तरह की उनकी ट्रेनिंग है, ना ही इन्वेस्टिगेशन करने की ट्रेनिंग है, लेकिन सब पूरी जुडिशरी आपस में ही जांच करेगी। यानी कि जुडिशरी की जांच अगर कोई बाहर करे तो वो दखल है उस जांच, यानी कि जुडिशरी पर दबाव है। लेकिन अगर जुडिशरी के मामले ही जुडिशरी देखे तो इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि 100% पारदर्शिता होगी? एक ही काम करने वाले लोग हैं, तो वहां भी तो गड़बड़ की संभावना बनती है। तो ये सब सवाल इसलिए उठ रहे हैं इस पूरे मामले से। लेकिन अब देखिए महाभियोग की प्रक्रिया कितनी जटिल होने वाली है, जिसके लिए पीएम मोदी और अमित शाह ने मुलाकात की थी, और आप उनके साथ कानून मंत्री भी थे। उसके बाद किरण रिजिजू जो हैं वो विपक्ष के नेताओं से बात करने में लगे हुए हैं, क्योंकि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों का इसमें साथ चाहिए। और इस प्रक्रिया को भी आप समझिए कि इतनी बड़ी कवायद क्यों हो रही है। महाभियोग कैसे चल सकता है? महाभियोग का पहले प्रस्ताव तैयार किया जाता है और इसे फिर किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी। लेकिन इससे पहले प्रस्ताव बनाने के लिए लोकसभा के कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा के कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी है। फिर ये जो महाभियोग प्रस्ताव तैयार होगा, इसकी वैधता की जांच होगी। इसकी जांच करेंगे लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति। वही पीठासीन अधिकारी इसके लिए होंगे कि प्रस्ताव जो है कानूनी तौर पर पूरी तरह से ठीक है कि नहीं। अगर पीठासीन अधिकारी इससे संतुष्ट होते हैं तो फिर 3 सदस्यीय जांच समिति बनती है, और इस समिति में एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और एक प्रख्यात न्यायविद होंगे, यानी कि कानून के जानकार होंगे, न्याय व्यवस्था के जानकार होंगे। अब ये समिति आरोपों की जांच करेगी और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। अगर समिति आरोपों को सही पाती है तो फिर सदन में प्रस्ताव लाया जाता है। अगर समिति को आरोप गलत लगते हैं तो फिर मामला वही खत्म हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता। अगर प्रस्ताव लाया जाता है तो संसद के दोनों सदनों में बहस होती है। प्रस्ताव पास होने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। इसके बाद अगर सदन से ये प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव पास हो जाता है तो फिर मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। अब आपने खुद देखा होगा कितनी बड़ी प्रक्रिया है। जांच, पहले तो प्रस्ताव के लिए आपको सभी विपक्षी सांसद जो हैं उनके साथ बात करनी होगी, सहमति बनानी होगी। फिर उसके बाद जांच समिति बनेगी। अगर वो प्रस्ताव सही पाया जाता है, वैध होता है, अब जांच समिति अपनी रिपोर्ट देगी, और फिर उसके बाद कितना समय उसमें लगेगा। एक सेशन निकल जाएगा तो फिर दूसरा सेशन आएगा, 2 सेशन के बीच में लगभग 3-4 महीने का अंतर होता है। फिर वहां प्रस्ताव लाया जाएगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, फिर पास होना जरूरी है, फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। तो यानी कि 6 महीना, अगर और कुछ विपक्ष की तरफ से कोई समस्या आ जाती है तो फिर समझ लीजिए 1 साल भी टल सकता है, अगले सेशन में फिर वो लाया जाएगा। तो इतनी बड़ी प्रक्रिया है
जिसके कारण ही जस्टिस यशवंत वर्मा इसके लिए तैयार हो गए हैं, वरना अपने ऊपर महाभियोग चलाना कोई जज क्यों चाहेगा? उसका नाम जो है इतिहास में फिर दर्ज हो जाएगा, इनके ऊपर महाभियोग चलाया गया था, लेकिन फिर भी वो इसके लिए तैयार हुए हैं। और इसीलिए इस लंबी प्रक्रिया की भी चर्चा हो रही है और साथ में जुडिशियल रिफॉर्म की बात भी हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट को लेकर इस वक्त, सुप्रीम कोर्ट क्या कहे, पूरी न्याय व्यवस्था को लेकर बहुत कुछ चल रहा है और यहाँ तक कि न्यायपालिका के अंदर से भी आवाज उठ रही है। सुप्रीम कोर्ट के अभी एक जज हैं जो रिटायर हुए हैं, जस्टिस अभय अशोका, उन्होंने तो कई सवाल उठाए। उन्होंने अपने रिटायरमेंट के दिन, आखिरी दिन, उन्होंने जो भाषण दिया, उसमें संबोधित किया, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरी तरह से सीजेआई के इर्द गिर्द सिमट गया है। पूरी व्यवस्था, यहाँ कोलेजियम सिस्टम है, कोलेजियम के जज नियुक्ति करते हैं, उन्हीं को ही सीजेआई जो है अगर कोई मामला होता है तो उस पर जांच करने का भी फैसला उन्हीं का होता है, और जो भी रोस्टर बनता है, कौन सा केस किसके पास जाएगा, वो भी सीजेआई तय करते हैं। तो ये पूरी व्यवस्था सीजेआई केंद्रित है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में इसमें कुछ बदलाव होगा, इसमें और भी लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। तो अब जुडिशरी में ही सवाल उठने लगे हैं, सरकार पर भी बात हो रही है। महाभियोग को लेकर अब मीटिंग तो चल रही है, लेकिन यह मामला सिर्फ महाभियोग तक नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सी बातें उठी है और कैसे अकाउंटेबिलिटी तय की जाए इसकी बात उठी है। ये मामला जो है वो मुद्दा बनता जा रहा है और बार बार न्यायिक व्यवस्था में सुधार की मांग हो रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।